ऑनलाइन फ्रेंड्स। हम सबकी ऑनलाइन फ्रेंड्स है। इंस्टा, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया ऐप के थ्रू हम लोग अननोन लोगों से बातें करते हैं और बातों बातों में दोस्ती भी बना लेते हैं। और कभी कभी ये दोस्ती इतना गहरा हो जाता है कि हमें उस अननोन फ्रेंड के साथ रियल लाइफ में मिलने की मन करने लगता है। और कभी कभार तो हम उनसे मिलने भी चले जाते हैं। और ये सेम चीज़ कोरिया पे रहने वाली 14 साल के बच्चे के साथ हुआ था। एंड वो अपने ऑनलाइन फ्रेंड के साथ मिलने उसके घर गई, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि उस एक गलती की वजह से उसकी ज़िंदगी नरक में बदलने वाली थी। तो आखिर उस 14 साल के बच्चे के साथ क्या हुआ और कैसे सब कुछ हुआ, वो ही हम इस वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं। सो हे गाइस, आज हम बात करेंगे कोरिया की सबसे डिस्टर्बिंग केस के बारे में, द मिरयोंग गैंग रेप केस। तो इस कहानी की शुरुआत होता है 2003 में। कोरिया के उल्सन शहर पर रहने वाली 14 साल की चोई नाम की बच्ची का मुलाकात पार्क नाम का एक बच्चे के साथ होता है, जो कि कोरिया के मिरयोंग शहर में रहता था। इन दोनों की दोस्ती ऑनलाइन तो बहुत ही अच्छा खासा था, लेकिन इन दोनों ने रियल लाइफ में कभी भी मिला नहीं था। ये दोनों देर रात तक टेक्सिंग करते थे, कॉल में बातें करते थे। ये एक दूसरे को अच्छी तरह से जान चुके थे और इन दोनों की 1 साल की ऑनलाइन फ्रेंडशिप थी। 1 साल बाद जनवरी 2004 में पार्क चोई से कहता है कि तुम मुझसे रियल लाइफ में मिलने आओ। तो चोई घर छोड़ के उल्सान शहर से मिरयोंग शहर पे आ जाती है। और जब ये पार्क के घर आकर डोर नॉक करता है तो पार्क दरवाज़ा खोलता है, लेकिन उस टाइम पार्क के हाथ एक मेटल का रॉड था और वो मेटल का रॉड से पार्क चोई के सर पे जोर से मारता है और इस वजह से चोई अनकॉन्शियस हो जाता है। चोई को पार्क घसीटते हुए उसे रूम के अंदर लेके जाती है एंड वहाँ पे पार्क के साथ साथ उसके 11 फ्रेंड्स भी थे। इन सब ने मिलके चोई के साथ बारी बारी में रेप करा एंड ये सब करते हुए सब कुछ उन लोगों ने रिकॉर्ड भी करा। रिकॉर्ड क्यों करा पता है? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में चोई को बार बार ब्लैकमेल करने के लिए। एंड ये चीज़ बहुत देर तक चलता रहता है और ये सब कुछ करके उन दरिंदों ने चोई को भगा देता है। बेचारी चोई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सिर्फ 14 साल की बच्ची थी। उसके साथ क्या हुआ और उसके बाद क्या होने वाला है, उसको कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब चोई इन सब चीज़ों के बाद अपने घर जाती है, वो किसी को बताने लायक नहीं था, क्योंकि चोई की डैड बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक था और उसके वजह से उसके मॉम और उसके डैड के बीच बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता था। लेकिन एक दिन चोई की माँ उसके पति से तंग आकर घर छोड़ के भाग जाती है। अब चोई अपने डैड के साथ रहा करती थी। उसके डैड हर रोज पी के आया करता था एंड चोई के साथ फिजिकल वायलेंस करता था। उसकी वजह से चोई को किसी के ऊपर भरोसा नहीं रहा था। लेकिन चोई अब अंदर से टूट चुकी थी। मेंटली वो बहुत डिस्टर्ब थी। ये सब लोग उसको उस वीडियो को यूज करके हर रोज ब्लैकमेल करता था, उससे पैसा मांगता था। आप लोग सोच सकते हो एक 14 साल के लड़की के साथ ऐसा कुछ हो रहा था। एंड चोई को ये लोग हर रोज बुलाया करता था कि वो लोग उसके साथ गलत काम कर सके, जैसे कि फिजिकल होना बार बार, और ये सब कुछ ये लोग फोन में रिकॉर्ड करते थे। और हद तो तब पर हुआ था जब चोई को बोला गया था कि वो अपने कजिन को और अपने छोटे बहन को उन लोगों के पास लेके आए। एंड चोई मजबूरन उनको लेके जाती है एंड उनके साथ भी सेम वही चीज़ करा जाता है। उनके साथ पहले तो रेप करा जाता है एंड उनका वीडियो भी रिकॉर्ड करा जाता है एंड उनको भी हर रोज़ ब्लैकमेल करा जाता है। और इन सब चीज़ों से चोई थक चुकी थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए चोई ने स्लीपिंग पिल्स खा के अपने जान लेने की कोशिश करी। लेकिन लकीली चोई को किसी ने देख लिया और उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। तो डॉक्टर ने नोटिस करा चोई की बॉडी के ऊपर बहुत सारे घाव के निशान है और ये सब कुछ देख कर डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के लिए बोला। और जब डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट्स देखा तो वो दंग रह गए, क्योंकि चोई के साथ 40 से 120 लोगों ने रेप करा था एंड चोई इस बारे में किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करी थी। चोई के आंट को इस सब के बारे में बताया गया। तब चोई के आंट नवंबर 25, 2004 के दिन पुलिस कंप्लेन रजिस्ट्रेशन करवाती है। तब उसके आंट को ये भी पता चलता है कि चोई अकेली नहीं है।
चोई के जैसा और भी 5 लोगों के साथ उसी गैंग मेंबर्स ने गैंग रेप करा था। एंड ये सब चीजें देख के चोई और भी डिस्टर्ब हो जाती है। पुलिस वालों के पास कंप्लेन तो फाइल हो गया, लेकिन पुलिस वाले जब इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब चोई के साथ पुलिस बहुत बैड बिहेव कर रहा था। पुलिस डायरेक्टली ये सवाल पूछ रहा था कि क्या तुम उन लोगों को सेड्यूस नहीं करा? सेड्यूस करी होगी, इसलिए ही तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा गलत करा। एंड तुम लोगों की वजह से मिरंग शहर का नाम बदनाम हो रहा है। तुम जैसे लोग इस शहर के लिए एक कलंक हो। ये सब बोल के उस लड़की के साथ बहुत ही बैड बिहेव कर रही थी। चोई बहुत डर चुकी थी। वो फीमेल पुलिस का डिमांड करती है, लेकिन फीमेल पुलिस प्रोवाइड नहीं करा जाता। मुजरिमों को आइडेंटिफाई करने के लिए चोई को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। सब मुजरिमों को एक कमरे में बिठाया जाता है एंड उसी कमरे में चोई को भी बुलाया जाता है। चोई से डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या उसने तुम्हारे साथ रेप करा है? क्या इसी ने तुम्हारे साथ रेप करा है? क्या इसने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में कुछ इंसर्ट करा है? ये सब सारी अजीब सवाल पूछ के चोई को मेंटली डिस्टर्ब करवाया जाता है। हद तो तब पार होता है जब पुलिस वाले चोई के इंफॉर्मेशन मीडिया में लीक करवा देते हैं और इस वजह से मुजरिमों के पेरेंट्स को चोई के पता चल जाता है एंड चोई के पेरेंट्स के पास जाके वो लोग पैसे देके पिटीशन फाइल में साइन करवाने के लिए मजबूर करता है। चोई के डैड को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके बेटी के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने मुजरिमों के पेरेंट्स से पैसा लेके चोई से पिटीशन फाइल्स में साइन करवा लिया एंड इस वजह से उन लोगों को सजा तक नहीं मिली। चोई 120 में से 40 लोगों को तो आइडेंटिफाई कर लेती है, लेकिन उनमें से बस 10 लोगों को ही सजा दिया जाता है क्योंकि सबके सब माइनर्स थे। इस वजह से चोई को ढंग से न्याय तक नहीं मिल पाया। जो पैसा चोई की डैड ने मुजरिमों के पेरेंट्स से लिया था, उन पैसों में से एक भी पैसा चोई की एजुकेशन या फिर चोई की लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए इन्वेस्ट नहीं करा गया था एंड चोई फिर से कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन किसी भी कॉलेज ने एक रेप विक्टिम को एडमिशन देने से मना कर दिया। चोई की एजुकेशन भी बीच में रुक गई एंड नॉर्थ कोरिया में ऐसा रूल है, अगर एजुकेशन कंप्लीट नहीं है तो किसी को नौकरी देना वहाँ पे मना है। तो इस वजह से चोई को ढंग का नौकरी भी नहीं मिलता एंड चोई फाइनेंशियली एंड मेंटली टूट जाती है। इस वजह से चोई रिसेंटली एक चोरी की केस में भी पकड़ी गई थी। आप लोग समझ सकते हो कि एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब हुआ और आज उसकी कंडीशन बद से बदतर हो गई है और उसके साथ आज कोई भी खड़ा नहीं है। 신림동 그 강간 미수 사건에 대해서 들어보신 적 있으신가요? 들어본 적이 정확한 통계 수치는 제가 방금 처음 들어봤고요. और इसी के साथ ये सच्ची कहानी खत्म होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, बाय।